नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं हम तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत आज कोची पहुंच रही हैं। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली केरल और लक्षद्वीप की यात्रा है। राष्ट्रपति आज कोची शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति नौसेना के गैंड्री स्कूल द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति एक विशेष आवरण भी जारी करेंगी। राष्ट्रपति कल कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगे और इसी दिन वो तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी। नागरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति रचना के माध्यम से कुदुम्बश्री एट 25 केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना उन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और आज दोनों सदनों में अहम विधायी काम काज सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर विनियोग सांख्यिक 2 विधेयक 2023 को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे, तो वहीं विनियोग सांख्यिक 2 विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव पेश होगा। वहीं राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ सदन के पटल पर कई विभागों का प्रतिवेदन पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने विभाग के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य देंगे। संसद के दोनों सदनों में कल राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग और विपक्ष के मुद्दों पर हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। हालांकि शोर शराबे के बावजूद लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश हो गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज से G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक हो रही है। इसके दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। पूर्वोत्तर में आयोजित होने वाली 4 व्यापार शिखर बैठकों में से ये तीसरी बैठक है। P20 आधिकारिक G20 संवाद का मंच है, जहां विश्व के व्यापारी समुदाय और संबंधित विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। B20 सम्मेलन में जैविक खेती के बारे में विशेष रूप से बातचीत की जाएगी। वहीं स्टार्टअप 20 बैठकें और 18 और 19 मार्च को गंगटोक में आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक पंजाब के अमृतसर में कल शुरू हो गई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और OECD, यूनेस्को तथा यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। G20 के तहत Y20 की 1 दिवसीय बैठक अमृतसर शहर में हुई। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित काम के भविष्य, इंडस्ट्री 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर U20 की परामर्श बैठक हुई। Y20 कार्यक्रम की 5 थीम है, जिसमें शांति निर्माण और आपसी सद्भाव, बिना युद्ध के नए युग की शुरुआत, काम का भविष्य, उद्योग 4.0, नवीनता और सदी में कौशल, जलवायु परिवर्तन व तबाही के जोखिम में कमी शामिल हैं। इस बैठक के निष्कर्ष आने वाली बैठकों में विश्व के नेताओं के समक्ष रखे जाएंगे। G20 के तहत SAI-20 की बैठक गुवाहाटी में संपन्न हो गई। 3 दिवसीय इस बैठक में उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के आज फिर ईडी के समक्ष पेशी होगी। बीते शनिवार को भी ईडी ने कविता से घंटों की पूछताछ।
मामले में कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने कल कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था। हालांकि कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी और आरजेडी सांसद गीता भारती को भी जमानत मिल गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के समन के खिलाफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव जिस दौरान यूपी सरकार में रेल मंत्री थे, तेजस्वी नाबालिग थे। और नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज समकालीन जीवन शैली में तृणधान्य मिलेट्स का उपयोग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ इस सेमिनार का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समकालीन जीवन शैली में उसके उपयोग को लेकर इस सेमिनार का आयोजन हो रहा है। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 16 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को अलग अलग बीमारियों से बचाने वाले टीकों के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने कहा है कि समस्त देशवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य हेतु स्वस्थ भारत के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। बीएमसी ने कल कहा था कि मुंबई में फिलहाल 32 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 H3N2 के हैं और 28 H1N1 के मरीज हैं। बीएमसी ने कहा था कि इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। इस साल फरवरी और मई तक मौसम के बदलाव और भीषण गर्मी के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए सरकार ने तेजी से अपनी तैयारियों को अंजाम दिया है। इस बार गर्मियों में लू के प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों से इसके लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है। 20 फरवरी को सरकार ने तापमान में किसी भी असामान्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके साथ ही फसल को बचाने के लिए किसानों को जरूरी सलाह भी जारी की थी। सरकार भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त भंडारण के साथ ही इस बात पर भी नजर रख रही है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही खाने पीने के सामान के साथ सब्जियों और अनाजों की कीमतें न बढ़ें। सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि लू के चलते समाज के निचले तबके को कामकाज में होने वाली परेशानियों का समाधान किया जाए। इसके साथ ही आम लोगों को लू की जानकारी और इसके बचाव के लिए प्रचार और प्रसार के माध्यमों के जरिए समुचित जानकारी मुहैया कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां देशवासियों को अमृतकाल के सपनों को साकार करने का विश्वास दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के बारे में केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे के ट्वीट पर टिप्पणी कर रहे थे। भारत की महिलाओं की उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धियां नारी शक्ति के आत्मविश्वास के परिणाम हैं। सोशल मीडिया पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में स्मार्टफोन को लेकर सुरक्षा परीक्षण की नई योजना बन रही है। रॉयटर्स की इस न्यूज का स्क्रीनशॉट भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इस तरह का कोई भी दावा बिल्कुल झूठा और भ्रम फैलाने वाला है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की जांच की है और इसकी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से रॉयटर्स न्यूज का लिंक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि कोई सुरक्षा परीक्षण या क्रैकडाउन नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भ्रामक है। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस परियोजना की लागत 7,662 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्देश्य जलवायु लचीलापन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्ग बनाना है।
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आज 65वीं जयंती है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भारतीय सेना याद कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कल गोवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन और ई चालान प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यातायात और सुरक्षा के प्रबंधन के लिए गोवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किए गए हैं। पूरे गोवा में कुल 16 सिग्नल लॉन्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट आज विधानसभा में पेश करेंगे। वहीं असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग असम विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने 26 मार्च तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करेगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST मेधावी छात्रों का एक समूह आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। वित्तीय साक्षरता के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में उनका ये टूर आयोजित किया गया है। इस समूह में 39 छात्र और 29 छात्राएं शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय समर स्मारक और अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा छात्र वित्तीय साक्षरता पर आयोजित एक सत्र में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पेपर लीक सिंडिकेट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्रों उत्तर कुंजियों के लिए आरोपियों ने मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। मिथिला कला संस्कृति और जीवन शैली को दिखाने वाले कलाकार उमेश शाह की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मिथिला कला भारत और नेपाल के बीच एक साझा विरासत है, जो मुख्यतः नेपाल के जनकपुर और भारत के मधुबनी में गांवों की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। आगरा डिवीजन की मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने कहा है कि ये घटना 8 मार्च रात 11:30 बजे की है। सुरक्षा में चूक के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले में कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि पूरा देश हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत को सलाम करता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है, जिसकी विशेषताओं में एक तो जनसंख्या है और दूसरी हमारे युवाओं की 60% आबादी है। ये दोनों ताकत मिलकर इतनी बड़ी हैं कि भारत किसी भी चुनौती का मुकाबला ही नहीं कर सकता, बल्कि हम एक दूसरे को पूरक बनकर चले तो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। भारत का समग्र निर्यात वस्तु एवं सेवा कर को मिलाकर फरवरी 2023 में 63.02 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.81% की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशक आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान दूध उत्पादन में 5.29% की वृद्धि की गई। देश में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य राजस्थान 15.05%, उत्तर प्रदेश 14.93% और मध्य प्रदेश 8.06%, गुजरात 7.56% और आंध्र प्रदेश 6.97% रहे। और वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की बढ़ोतरी हुई। कुल 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक रहे।
भारतीय रेलवे 7 अप्रैल 2023 को दिल्ली सफदरजंग से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा शुरू करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वैच्छिक वाहन पेड़ आधुनिकीकरण कार्यक्रम या फिर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर उपाधि से सम्मानित किया गया है। फाइनेंशियल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग ने दास को ये उपाधि दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। आरबीआई ने 18 देशों से बैंकों के SRVA खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को मंजूरी दी थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में विदेशी कानून पर वकालत करने की अनुमति दे दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कमेंस द्वारा मैरिटर के एकमात्र नियंत्रण के अधिग्रहण को मंजूरी दी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जनवरी 2023 में 16.27 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। जारी पेरोल आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। मिजोरम में बाजार का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत पहली बार अमेरिका को स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली बर्ड्स आई चिली का निर्यात किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अद्यतन करने की सुविधा दी है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। कोविड-19 के दौरान गैर जीवन बीमा उद्योग में स्वास्थ्य बीमा की अहम हिस्सेदारी थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023 के आखिर में अन्य क्षेत्रों ने भी इसकी वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के दौरे पर हैं। सीरियाई राष्ट्रपति ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में रूस नवनाजियों के लिए लड़ रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सशस्त्र बलों का सहयोग करने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति का आभार जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक आंतरिक राजनीतिक की स्थिति को स्थिर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र यमन के मध्यस्थ में शांति की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए युद्धरत पक्षों से मौके का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस गनबर्ट ने सुरक्षा परिषद को बताया कि यमन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गहन कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टिग्रे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौते को लागू करने में प्रगति के लिए इथियोपिया की प्रशंसा की। उत्तरी क्षेत्र में 2 साल के युद्ध से तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए इथियोपिया का दौरा करते हुए ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री अबी अहमद से मुलाकात की। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने कहा कि उनकी सरकार अनाधिकृत अप्रवासन के प्रवाह को कम करने के प्रयास में उत्तर में सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी। बोरिक ने कहा कि बुनियादी ढांचे और निगरानी में सुधार के अलावा उनकी सरकार निर्वासित नागरिकों के लिए बोलीविया और वेनेजुएला के साथ गहन कूटनीतिक बातचीत करेगी। बोलीविया के लिथियम
समुद्र क्षेत्र पोटोसी में प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख संस्करण संयंत्र को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी कानून की भी मांग कर रहे हैं, जो कि स्थानीय समुदायों के लिए बेहतर लाभ है और इलेक्ट्रिक बैटरी धातु के निष्कर्षण से बड़ी रॉयल्टी की गारंटी देता है। कोलंबिया में कल कोयला खदानों में हुए गैस विस्फोट के बाद बचाव अभियान जारी है। खदानों में फंसे 10 खनिकों को बाहर निकालने पर केंद्रित है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, अधिकारियों ने सूचित किया। हंगरी में कल देश के राष्ट्रीय अवकाश के दिन सरकार की शिक्षा नीतियों के विरोध में 1000 से अधिक हंगरी वासी बुडापेस्ट की सड़कों पर उतरे। पेरू में चक्रवाती तूफान याकू का कहर जारी है। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। स्थानीय निवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उल्फ क्रिस्टरसन की यात्रा पर कहा कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना जरूरी है। जर्मनी चांसलर ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है और स्वीडन को बहुत जल्दी नाटो का सदस्य बनाना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @pmnepal हैक हो गया है। अमेरिका इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। वॉशिंगटन में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भारत की मेजबानी में कल से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्राम्स ने दोनों गोल दागे। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को विमेन प्रीमियर लीग में आखिरकार पहली जीत मिल गई। गुरुवार को खेले के मुकाबले में RCB ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना होगा गुजरात जॉयंट्स से। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने पहले दौर में फ्रांस के खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला युगल में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में स्थान बना लिया। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में विश्व में 8वें नंबर की थाईलैंड की जोड़ी को 24-18, 21-14 से हराया। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में PV सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। चीन की झांग ही मान ने सिंधु को पहले मैच में 21-17, 21-11 से हराया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंतिम 16 के दूसरे लेग के मैच में करीम बेंजेमा के दूसरे हाफ में गोल कर रियल मैड्रिड को 1-0 से हराया। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में नेपोली ने फ्रैंकफर्ट पर आसान जीत के साथ पहली बार चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 41 वर्षीय ज़्लाटन इब्राहिमोविच को लगभग 1 साल बाद स्वीडन टीम में शामिल किया गया है। 2016 में संन्यास ले चुके इब्राहिमोविच 2021 में मैदान पर वापस लौट आए थे। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने बुधवार को ब्रिटेन की कैमरन नॉरी को 6-4, 6-4 से हराकर इंडियन वेल्स के अपने पहले सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ऑस्कर ग्रैमी विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने नेक्सा म्यूजिक के सीजन 2 के 4 सुपर विजेताओं की घोषणा की है। अभिनेत्री अपेक्षा पोरवाल, जो अपनी पहली सीरीज अनदेखी से प्रसिद्ध हुई और बधाई दो और अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी अरबी शो स्लेव मार्केट के पहले सीजन में भी नजर आई थी, उन्होंने अब अबू धाबी में शो के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख ने मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित सैम बहादुर की शूटिंग पूरी कर ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्देशक दिव्या कुमार खोसला को हाल में अपने आगामी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान चोट लग गई।
जाने माने कॉमेडियन, यूट्यूबर और टीवी शख्सियत हर्ष गुजराल ने साझा किया है कि कॉमेडी में करियर बनाने के दौरान उनका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया। रेखा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अभिनेत्री रानी मुखर्जी के दमदार प्रदर्शन से चकित हैं। दिग्गज स्टार ने कहा है कि रानी ने शाश्वत मां की भूमिका में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुर्गा मां के सभी चेहरों को चित्रित किया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने चंद्रमुखी 2 की शूटिंग पूरी कर ली है और को स्टार राघव लॉरेंस के लिए एक नोट भी छोड़ा है। लव यात्री से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले आयुष शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म के एक शेड्यूल को कंप्लीट किया है और इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी है। 8 मार्च को होली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। कल तक फिल्म ने 82 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान ने रिलीज के 51 दिन पूरे कर लिए हैं। देश भर में 800 और दुनिया भर की 135 स्क्रीन पर अभी भी ये फिल्म दिखाई जा रही है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखेंगे आज का एजेंडा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।